डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। हमने पूर्व लेक्चर के अंदर क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और क्लैपेरॉन समीकरण जो है उसका हम अब और भी सरलीकरण कर लेंगे। यदि हम द्रव जो है उसके आयतन को उससे बनी हुई वाष्प के आयतन की तुलना में उपेक्षणीय मान लें कि हम ये मान लें कि जो लिक्विड का आयतन है वो उसकी वेपर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसकी तुलना में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इस प्रकार हम क्लैपेरॉन इक्वेशन को द्रव के वाष्पीकरण के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी। क्लैपेरॉन इक्वेशन थी dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टीवी। अब यहाँ पर हमने ये मान लिया कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हमने इसको डेल्टा वी के स्थान पर यहाँ पर वी लिख दिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वाष्प जो है एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। जो वेपर है इट विल बिहेव आइडियली। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर हमने एन का मान 1 ले लिया और यहाँ पर V जो है उसका आयतन है, तो इसलिए हम आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, इस समीकरण के अनुसार हम V का मान भी निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू हो गया अब RT बाय P। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो V का मान है इसको हम इस समीकरण 1 के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 1 के अंदर प्रतिस्थापित करने पर हम देखेंगे कि 1/p इंटू dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय RT, और इसका जब t अगेन यहाँ पर आएगा तो हम ये लिख सकते हैं t स्क्वायर। सो 1/p dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर। और इन अदर वर्ड्स, क्योंकि हम जानते ही हैं कि 1/p dp/dt इज इक्वल टू होता है d log e p डिवाइडेड बाय dt, जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में देखा हुआ है। अब यहाँ पर हम 1/p dp/dt का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि log e बेस e p बाय dt, इस इक्वेशन में हमने इसका मान यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया। सो d log बेस e p डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा h डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर। और इन अदर वर्ड्स d log e p इज इक्वल टू डेल्टा h के स्थान पर यहाँ पर हमने रख दिया L, जैसा कि हम जानते ही हैं, और डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt। ये समीकरण जो है जिसको हम क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कहते हैं, मतलब d log p e जो बेस e p डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा h बाय RT स्क्वायर जो है, इसी को हम क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। ये जो समीकरण है इसको हम एक सन्निकट समीकरण कह सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इसका जब हमने डिराइव किया तो हमने ये माना कि इस समीकरण के अंदर हमने सन्निकटन लिया है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन लिया है। यहाँ पर हमने क्या कहा है कि द्रव के जो आयतन है उसको हमने वाष्प के आयतन की तुलना में उपेक्षणीय माना है। दूसरा ये कि हमने ये असम्पशन यहाँ पर माना है कि जो वाष्प है वो एक आदर्श गैस है। वाष्प को आदर्श गैस मानना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो पहले वाले, लेकिन हमने पहले वाले जो अप्रॉक्सीमेशन किए थे उसके द्वारा भी जो हमने रिजल्ट्स निकाले और इससे भी निकाले, तो हमने ये देखा कि पहले वाले जो अप्रॉक्सीमेशन से उससे भी अधिक, इसलिए अच्छे परिणाम हमको रिजल्ट्स जो है वो हमको अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये यहाँ पर ये मान लिया था कि यहाँ पर जो V2 और V1 जो है उनका जो हमने कंपैरिजन किया, हमने ये कहा कि जो द्रव का आयतन है उसकी वाष्प के आयतन की तुलना के अंदर बिल्कुल नगण्य है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर ही ये इक्वेशन डिराइव की गई और इसको हम बोलते हैं क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि डेल्टा एच के स्थान पर हम यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा रख सकते हैं, तो उसका मान अगर जैसे हमने L रखा तो इसी इक्वेशन के अंदर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं d log बेस e p इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt। अब हम इसी इक्वेशन का, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, log बेस e p इज इक्वल टू L बाय R कॉन्स्टेंट है dt बाय t स्क्वायर, इस प्रकार से अगर हम इसका समाकलन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, log बेस p इज इक्वल टू log बेस e p इज इक्वल टू माइनस L बाय RT प्लस हमको एक कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये जो है एक समीकरण 4 है। अब इसमें log बेस e को अगर हम log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार 2.303 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को पहले हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इंटू पी। अब हम पूरी इक्वेशन को
2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log base 10p इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय 2.303 RT प्लस कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि एक सरल रेखा समीकरण के द्वारा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के द्वारा। यहाँ पर log p जो है वो y एक्सिस पर आएगा, यहाँ जो 1/t है वो x एक्सिस पे आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो माइनस एल बाय 2.303 जो है वो इसके स्लोप के बराबर होगा, और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मतलब ये नेगेटिव स्लोप आएगा। जैसा कि हम यहाँ पर हमने log p को 1/t के साथ आलेखित किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिली विद द नेगेटिव स्लोप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है। सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय 2.303 होगा। तो इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log p and 1/t then a straight line is obtained with slope is equal to minus l divided by 2.303. If vapor pressure of a liquid at temperatures T1 and T2 are P1 and P2 respectively, यदि हम दो ताप के ऊपर T1 और T2 पर अगर हम उसके वाष्प दाब किसी भी लिक्विड के अगर हम P1 और P2 ले लेते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 5 हमने लिखी थी उसके आधार पर हम लिख सकते हैं log base 10 P1 इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय 2.303 R T1 प्लस C। इसी प्रकार P2 के लिए भी हम लिख सकते हैं log of P2 इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 प्लस C। और इन अदर वर्ड्स अगर हम जो 7/6 अगर हम साथ में इक्वेशन नंबर 6 का अगर भाग दे देते हैं तो log P2 बाय P1 इज इक्वल टू L by 2.303 R मल्टीप्लाई बाय 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा। और इसके अंदर हम अगर एलसीएम लेते हैं T1 T2 तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। log of P2 बाय P1 इज इक्वल टू L by 2.303 R। और ये जो समीकरण है, ये जो लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है, द्रव और जो वाष्प इसका साम्य है, इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमें वेपर प्रेशर P1 और P2 अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ज्ञात हैं तो उसके आधार पर हम इसके L जो है इस प्रक्रम की यानी लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम इसी सिस्टम को सॉलिड और वेपर अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर अप्लाई करते हैं कि ठोस अवस्था जो है वो वाष्प अवस्था के साथ साम्य के अंदर है, तो उसकी हम क्लैपेरॉन इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन टी वीजी माइनस वीएस। ये हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख दी। और डेल्टा एच जो है वो सब्लिमेशन मतलब जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, यानी कि ये जो ऊर्ध्वपातन है उसकी मोलर ऊष्मा है। अब अगर हम इसी को अप्लाई करें तो Vg और Vs का मान जैसे कि हम देखते हैं कि जो गैस अवस्था के अंदर जो आयतन होता है वो जो सॉलिड अवस्था में आयतन है उसकी तुलना के अंदर बहुत अधिक होगा, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम अगेन अब हम क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जैसा कि हमने पूर्व में दिया, दो टेम्परेचर के ऊपर दो प्रेशर हमने लिए, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। वहां पर हमने जो डेल्टा एच लिया था वो वेपराइजेशन का लिया था, यहाँ पर हम सब्लिमेशन का ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2.303 R मल्टीप्लाई बाय 1/T1 माइनस 1/T2। इसी प्रकार इस सिस्टम को अगर हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब हम यहाँ पर सब्लिमेशन के स्थान पर यहाँ पर हम फ्यूजन ले लेंगे t vl माइनस vs। तो अगेन इक्वेशन नंबर 11 जो है इसको हम बहुत इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इजीली समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मे नॉट बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर हम द्रव और अगर ठोस की अगर हम आयतन की तुलना करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो ठोस अवस्था का जो आयतन है उसको हम द्रव अवस्था के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते, उपेक्षणीय नहीं मान सकते, इसलिए हम इस समीकरण का समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशन है। इसके आधार पर हम डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, इन सब का हम परिकलन कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे। उसमें हम एक एक एप्लीकेशन के साथ में उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिसके आधार पर आपको और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा।